कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होगी। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और कल की वीडियो में मैंने इसका बहुत अच्छे से बताया था क्यों इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाया था और हर साल इस टॉपिक से क्वेश्चंस रहता है। तो क्यों ना हम लोग इसको अच्छे से पढ़ ले 2-3 बार, ताकि एग्ज़ाम में इस साल भी तो आना ही आना है, लगभग तय है। तो आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे और आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, तो आप अच्छे से लिख पाओगे, मार्क्स ला पाओगे। पूरा कंटेंट मैंने आप लोग के लिए यहाँ पर देखिए लाया है और सारा एक ही वीडियो में कवर हो करेंगे। अब मैं वीडियो लंबा होगा तो आप लोग देख लेना, बस मैं कोशिश करूँगा वीडियो छोटा रखने की, ताकि आप इसका रिवीजन मल्टीपल टाइम कर पाएँ। अब आते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। पोल्यूशन आप जानते हैं। चलो आपने मन, जब भी मैं वीडियो बोल रहा हूँ तो आपको क्या करना है ना, सबसे पहले आपने सवाल करना है अपने आप से, कोशिश करना है पोल्यूशन को अपने से डिफाइन करो सबसे पहले। उसके बाद तो मैं तो हूँ ही बताने के लिए, वीडियो रोक करके अपने से डिफाइन करो। अब आते हैं, हम लोग देखते हैं मेरे नज़रिए से पोल्यूशन क्या होता है। तो आप सभी को तो पता होगा ना, अभी हम लोग कौन से एरा में जी रहे हैं। जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अकॉर्डिंग हम लोग कौन से एरा में जी रहे हैं, तो बोलेंगे हम लोग जो है एंथ्रोपोसीन एरा में जी रहे हैं। अब बोलोगे सर ये एंथ्रोपोसीन एरा क्या है, नहीं पता। तो आप जब ज्योग्राफी पढ़ते हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको एक क्रोनोलॉजिकल वे में जोग्राफिकल टाइम स्केल पढ़ाया जाता है। वहाँ पे ये बहुत सारे एराज होते हैं, जैसे कि मेसोजोइक एरा हो गया, पेलोजोइक एरा हो गया, और सारे होते हैं, सेनोजोइक होते हैं। तो ये सारे एराज वहाँ पढ़ने होते हैं, तो वो हम लोग उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। आप लोग बस ये याद रखना आप लोग कौन से एरा में अभी जी रहे हो। और अभी हम लोग लगभग बहुत सारे, हमारे इतिहास में अपने पढ़ा होगा कि पहले हम लोग आदि मानव थे, फिर हमने धीरे धीरे डेवलपमेंट करी है और आज के टाइम पे बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं हम। और वही वाली बात यहाँ पर लिखी गई है कि हमारा जो है, जैसे ही एंथ्रोपोसीन एरा में हमारा चल रहा है अभी, और जैसे जैसे ह्यूमन का ग्रो हुआ, ह्यूमन की एक्टिविटीज़ भी बढ़ी है और ह्यूमन की एक्टिविटीज़ बढ़ने के कारण हमारे जो बायोस्फीयर है, ठीक है, बायोस्फीयर पे इनका प्रभाव, इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा है। जैसे कि देखो, मोर चेंजेस हैज़ हैपेंड इन द पास्ट सेंचुरी दैन प्रीवियस टू 50,000 सेंचुरी। ठीक है, पिछली सेंचुरी की तो बात छोड़ दो, ये जो हम लोग का 2,50,000 साल से अभी तक का समय चल रहा है, वो ज़्यादा हमारे लिए ख़तरनाक साबित हो रहा है, हमारे ह्यूमन हिस्ट्री के लिए ख़तरनाक साबित हो रहा है। जैसे कि देखो, क्यों ख़तरनाक साबित होगा भाई, जैसे कि जितना भी पहले के लोग जो होते थे ऋग्वेदिक काल में, जो हमारे ऋषि मुनीष वगैरह हुआ करते, तो उनको उनसे उतना खतरा नहीं था हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे बायोस्फीयर को। लेकिन जैसे ही डेवलपमेंट बढ़ी है, जैसे ही हम लोग ज़्यादा डेवलप हुए हैं, साइंटिफिक लोग हम लोग बने हैं, उसी दिन से हम लोग का पोल्यूशन का प्रॉब्लम भी शुरू होना स्टार्ट हो गया है। पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था, ठीक है। तो वही वाली की बात है, डेवलपमेंट जैसे कि कंस्ट्रक्शन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। तो ये सभी जो डेवलपमेंट हुई है, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग, इन्होंने तो हमारे इन्वायरमेंट को क्षति पहुंचाया ही पहुंचाया है। साथ ही साथ इनके अलावा नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो ग्लोबल वार्मिंग जो प्रोड्यूस हो रहा है, और इनके जो फैक्ट्रीज वगैरह, इंडस्ट्रीज वगैरह है, वहाँ से चीज़ें जो बाहर आ रही है, लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्टेज जो हैं, फालतू पदार्थ जो लोग पानी में बहा देते हैं कई बार, और चिमनी वगैरह का जो हवा में उड़ता है, आप जानते ही हो, जैसे कि मोटर व्हीकल आप चलाते होंगे, गाड़ी वगैरह, तो उसका धुआं जो निकलता है वो कहाँ जाता है, हवा में जाता है, फैक्ट्री से सीधा पानी में जाता है। तो वो सारी कारणें हैं, वेस्टेज हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्टेज आप डिप्लॉय कर रहे हो डायरेक्ट, तो वो सारे के कारण आपका जो है ना, ग्लोबल वार्मिंग होता है, एसिड रेन होता है, और वही पोल्यूशन लीड करता है, उसी के कारण पोल्यूशन होता है। जैसे कि बहुत सारे पोल्यूशन हम लोग पढ़ेंगे आज, तो जैसे कि एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, सॉइल पोल्यूशन हो गया, ओशियंस पोल्यूशन हो गया, नॉइज़ पोल्यूशन हो गया, और सारे पोल्यूशन है और भी हैं। अब देखो, पोल्यूशन का डिफिनीसन तो बहुत ईजी है, इसको मैं बहुत और इजी बना देता हूँ आप लोग के लिए, जैसे याद रहे एग्ज़ाम में, बस यही याद रखना है। 2-3 लाइन में बोलूँगा। जैसे कि आप एक कहानी में बताता हूँ, आपके घर में आपके लिए मम्मी पानी रख के गई, बेटा पानी पी लेना सोने से पहले, अच्छा होता है। इधर से आपका एक छोटा सा नटखट भाई है वो खेल रहा था, उसको तो पता नहीं है कि पानी रखा गया है पीने के लिए, उसको तो लग रहा था कि ऐसे रखा हुआ है, वो खेल रहा था। इसके हाथ में मम्मी जो कपड़ा धोने टाइम नील रखती है ना, नील इंडिगो, जो ब्लू ब्लू कर देता है आपके कपड़ों को, बचपन में मेरे कपड़े में दिया जाता है, तो आप लोग में भी दिया जाता होगा, तो वो नील को इसमें जाके डाल देता है। अब वो पानी पूरा नीला नीला हो गया। अब बताओ, वो जो पानी रखा गया है वो लड़का पिएगा? वो देखेगा ये ब्लू ब्लू, ये कौन पानी ला के दिए मम्मी? तो मम्मी बोलेगी मैंने तो सही ला के दिया था बेटे,
एक नटखट बच्चा ने तुम्हारे पानी में मिला दिया, तो वो लड़का नहीं पिएगा। क्यों नहीं पिएगा? क्योंकि इसने नील मिलाया है, मतलब बाहर से कुछ चीज़ें मिलाई है। यानी जो बाहर जिससे चीज़ें मिलाते हैं जिसके कारण आपके चीज़ों में बदलाव आना शुरू होता है, और वो चीज़ें अब आपके काम लायक नहीं रह जाती है और वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो जैसे कि नीला पानी अगर कोई पिएगा तो वो उसके लिए हार्मफुल तो होगा ही। तो वैसी चीज़ों को हम लोग पॉल्यूशन कहते हैं। वैसे ही हमारा इन्वायरमेंट है, हमारा इन्वायरमेंट बहुत बड़ा है, हमारा बायोस्फीयर बहुत बड़ा है, हमारे ऐसी बहुत सारी हरकतें हैं, हमारी जो ह्यूमन्स लोग हैं उनके बहुत सारे ऐसे पॉल्यूटेंट्स हैं। जो ये नील मिला रहा था ना, वो नील को आप पॉल्यूटेंट से याद रखो। हमारे जैसे कि देखो ये लिखा गया है, इट इज़ डिफाइंड एज द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्टामिनेंट्स या पॉल्यूटेंट्स इनटू द नेचुरल इन्वायरमेंट दैट कॉजेज एडवर्स चेंजेस इज नोन एज पॉल्यूशन। तो उसके कारण बहुत सारे प्रभाव हमारे पड़ते हैं और वो बहुत ज़्यादा एडवर्स चेंजेस आता है, जिसके कारण हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत बुरा साबित हो सकता है। और हो भी रहा है, हो क्या सकता है, हो रहा है। आप देख रहे होंगे ना पॉल्यूशन से कितने लोग जूझ रहे हैं दिल्ली में खास करके। तो आप आते हैं, पॉल्यूशन कैन टेक द फॉर्म केमिकल सब्सटेंसेस, एनर्जी और सच एज नॉइज। मतलब पॉल्यूशन के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि पॉल्यूशन जो है क्या क्या हो सकता है, पॉल्यूशन से क्या क्या नुकसान है, कौन कौन से टाइप्स के पॉल्यूशन हैं, ये सारे चीज़ों से पॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। और पॉल्यूशन जो है आप जो पॉल्यूटेंट होता है या इसको कॉन्टामिनेंट्स भी बोलते हैं, दोनों एक ही नाम है, सिनोनिम है। वो आपके फॉरेन मटेरियल भी हो सकते हैं, मतलब बाहर से चीज़ें ऐड कर रही है। जैसे कि वो नटखट बच्चा बाहर से नील मिलाया तो वो फॉरेन मटेरियल हुआ। अब वो नेचुरल अकरिंग मटेरियल्स भी हो सकता है। तो वो दो तरीके से आप पॉल्यूटेंट देख सकते हैं। तो पॉल्यूटेंट क्या होता है? पॉल्यूटेंट तो आप डिफाइन कर ही दोगे, मैंने इतना इजी एग्जाम्पल दिया आपको। तो इजी एग्जाम्पल के साथ आप इसको डिफाइन कर लेना ऐसे कि एनी सब्सटेंसेस एनी मतलब एनी काउजिंग हार्मफुल इफेक्ट, या उसी को अच्छे शब्दों में लिखना चाहो तो न्यूसेंस इफेक्ट और अनईजीनेस ऑन द ऑर्गेनिज्म दैट द पार्टिकुलर सब्सटेंसेस मे बी कॉल्ड एज पॉल्यूटेंट। ये इसका क्या हो जाएगा? डिफिनीशन हो जाएगा। तो एग्जाम में भी आपको इसी प्रकार से लिख के आना है। सबसे पहले तो आपको इंट्रोडक्शन देना है एग्जाम में। मैं ये जो डिज़ाइन है ना, आपको एग्जाम में एकदम उसी प्रकार से लिखा गया है, आपको एग्जाम में भी ऐसे लिखना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है, फिर अगर आपको पूछा गया है कि पोल्यूशन क्या होता है तो आपको पोल्यूशन का डिफिनीशन देना है। पोल्यूशन का डिफिनीशन देने के बाद पोल्यूशन में जो टर्म्स यूज हुआ है उसका डिफिनीशन दे देना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आपको आना है टाइप्स ऑफ पोल्यूशन के बारे में, ठीक है। तो अब आते हैं टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। द बेस्ट मटेरियल दैट काउजेज पोल्यूशन आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। दो टाइप्स के हैं, जैसे कि मेजरली आप इसको बांटना चाहें ना, ऐसे तो बहुत सारे टाइप हैं, लेकिन मेजरली आप इसको बांटना चाहें तो इसको दो ही टाइप्स है। कौन कौन सा? एक है परसिस्टेंट पॉल्यूशन, एक है नॉन परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट्स। तो ये पॉल्यूटेंट्स के टाइप है, पॉल्यूशन का टाइप नीचे आप लोग देखेंगे। तो पॉल्यूटेंट्स के कितने टाइप हैं? दो टाइप हैं, एक है परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट्स, दूसरा है नॉन परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट्स। अब नाम से ही सब समझ में आ रहा होगा यार, परसिस्टेंट है मतलब परसिस्ट कर जाएगा, वो रह जाएगा हमेशा के लिए। परसिस्ट मतलब हमेशा के लिए हो जाता है, फिक्स। तो परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट्स हो गया। नॉन परसिस्टेंट जो कुछ समय के लिए है हानिकारक, फिर वो समय के साथ खत्म हो जाता है, वो इसका सिंपल मीनिंग हो गया। अब इसका आते हैं इंग्लिश में क्या लिखा गया है, द दैट रिमेन्स अनचेंज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड आर परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट। जो लॉन्ग टाइम के लिए अनचेंज रह जाता है वो नेचर में हमारे, तो वो परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट कहलाता है। अब नहीं समझ में आया ना, चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि न्यूक्लियर वेस्ट जो होता है वो जल्दी ख़त्म नहीं होता है, और बहुत सारे और भी टॉक्सिक चीज़ें हैं हमारे नेचर में, वो अगर नेचर में हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं वो सारी चीज़ें तो बहुत जल्दी ख़त्म नहीं होती वो लोग। जैसे कि प्लास्टिक से, प्लास्टिक आपने देखा होगा, प्लास्टिक को आप रोड पे देखते होंगे तो आप आज देखेंगे ना और 10 साल बाद देखेंगे तो भले ही वो गंदा संदा हो जाए, वो ज़मीन में मट्टी वगैरह में फंस जाए, लेकिन वो ख़त्म नहीं होता है। प्लास्टिक कभी ख़त्म नहीं होता है, तो आप समझ रहे होंगे। तो उसको ख़त्म होने में बहुत ज़्यादा लंबा समय लगता है, और कहो तो एक तरीके से नहीं लगता है, समय इतना ज़्यादा लंबा लग जाता है कि आप बूढ़े हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं परसिस्टेंट की कैटेगरी में आ जाती है। समझ रहे हो ना भाई? समझ रहे होगे। नॉन परसिस्टेंट ठीक उसका उल्टा है, ज़्यादा समय के लिए हानिकारक नहीं होता, कुछ कुछ समय के लिए, मतलब ऐसे ऐसी चीज़ें हैं जो आप रोक देंगे तो आपको आपके इन्वायरमेंट पे आप एहसान करेंगे। जैसे कि देखो ये सारे आप कर सकते हैं। जैसे कि नॉन परसिस्टेंट पॉल्यूशन कौन होता है था, इसका ब्रेकडाउन किया जा सकता है। ये डिग्रेडेबल होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं, और ये जितने भी हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो इसका ब्रेकडाउन जिसका होता है उसको बोलते हैं डिग्रेडेबल। ओके, जैसे कि जो गार्बेज होते हैं आप सभी के, कचरे वगैरह, वो सारे जो है
नॉन परसिस्टेंट की कैटेगरी में जाते हैं। इफ दिस ब्रेक डाउन प्रोसेस इज फैसिलिटेटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म देन सच पोल्यूटेंट्स आर रिफर्ड एज द बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। तो वही वाली बात है, ये जो नॉन परसिस्टेंट पोल्यूटेंट्स है इनमें भी बहुत सारे टाइप के होते हैं जो खुद खत्म हो जाते हैं, या हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है छोटे इतनी छोटे जिसको आप देख भी नहीं सकते, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, वो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आपके प्रोडक्ट को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं ताकि वो खत्म हो जाए। और वो उसी को हम लोग बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। तो कल को एग्जाम में बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स आ जाएगा तो आप बता देंगे ना, आप बता देना बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट क्या है। ये नॉन परसिस्टेंट पोल्यूटेंट का ही एक प्रकार है। और ऐसे बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट में एग्जांपल दे देना आप लोग। आप खाना वगैरह रोटी वगैरह फेंक देते हैं जाके कचरा में, वो चला जाता है बड़े वाले कचरे पर, ठीक है, नगर निगम वाला लेकर चला जाता है, तो वो तो वो आपका बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी में आया, डिग्रेड हो गया ना। तो वो सारी चीज़ें आप देख लेना। उसको डिग्रेड कौन करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं, तो वही होता है बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। हमारे शब्दों पर मत जाना, थोड़ा बहुत मैं जल्दी में देख रहे हो ना कैसे बोल रहा हूँ, तो बोल देता हूँ। ओके, थोड़ा सा तोतला आ जाता है मेरा जल्दी बोलने में, ऐसा धीरे बोलूँगा तो आराम से बोलूँगा। अब आते हैं फॉर इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पोल्यूटेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलो। अब पोल्यूटेंट को आप बहुत तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने पोल्यूटेंट के आधार पे यहाँ पे इसको बांटा है। अब हम अपना इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के नज़रिए से देखेंगे, हमारे जो नेचर के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, तो पोल्यूटेंट्स को हम लोग और टाइप्स में बांट सकते हैं, जैसे कि प्राइमरी पोल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। तो ये क्या है, तो आप पढ़ लो, सिंपल है, इसको क्या दिमाग लगाना। जैसे कि विच परजिस्ट इन द फॉर्म ऑफ विच दे आर एडेड इन द एनवायरमेंट, जैसे कि डीडीटी हो गया, प्लास्टिक हो गया, या प्राइमरी पोल्यूटेंट्स है। और विच आर फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन अमॉन्ग द प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। तो ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स जो होता है वो डायरेक्टली आपके इन्वायरमेंट पे जाता है और इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है। सेकेंडरी जो पोल्यूटेंट होता है वो आपका प्राइमरी पोल्यूटेंट्स से ही बनता है एक तरीके से। आप देखो, विच आर फॉर्म्ड बाय इंटरेक्शन अमॉन्ग द प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के इंटरेक्शन से जो नया पोल्यूटेंट बनता है और वो हमारे इन्वायरमेंट में जाता है, वैसे सारे पोल्यूटेंट को क्या कहते हैं, सेकेंडरी पोल्यूटेंट कहते हैं। ठीक है, तो वो सारे आप देख लो, जो एग्जाम्पल में भी देख सकते हो, पैन बाय इंटरेक्शन ऑफ NOx एंड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो ये सारे हैं, ये आपका क्या है, एक है सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। अब देखो यार, आप बोलोगे यार एक ही पोल्यूटेंट को दो अलग टाइप में क्यों बांटा गया, अब जैसे कि देखो, तुम लोग को ये कन्फ्यूजन दूर करता हूँ। जैसे कि फल देखो, फल को अगर बीज के आधार पे बांटोगे तो फल के टाइप हो जाएंगे। उसी फल को अगर आप कलर के आधार पे बांटोगे तो उसका वही अलग टाइप हो जाएगा और उसके बहुत सारे कलर हो जाएंगे। तो एक ही चीज़ को आप बहुत सारे टाइप में बांट सकते हैं, अब आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये भी पोल्यूटेंट का टाइप ही था, दोनों टाइप याद होने चाहिए आपको। अब आते हैं व्हाट इज द इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। अभी ऊपर में देख लिया ना इसका डेफिनेशन, फिर से दिखा दूं, फिर से मैं पढ़ देता हूँ आप लोग को। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज द एनी अनडिजायरेबल, वही वाला बात है यार जो ऊपर में कंटेमिनेंट्स लिखा हुआ था ना, या जो मैंने नील वाला एग्जांपल दिया था, वो नील, तो वो डिजायर कौन करता है। वो बच्चा चाह रहा था कि मेरे पानी में आके तुम नील मिलाओ तब पियेंगे, नहीं चाह रहा था, वो डिजायर नहीं कर रहा था, वो अनडिजायरेबल था ना भाई, वही वाली बात है। कैन बी डिफाइंड एज द अनडिजायरेबल चेंजेस इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। जैसे कि कौन कौन सा कंपोनेंट है हमारे इन्वायरमेंट का, ये भी याद होना चाहिए। हमारे कंपोनेंट है इन्वायरमेंट का, एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, और बहुत सारे हैं। ठीक है, वो सारे एग्जाम्पल के लिए आप ये तीनों याद रखना, VVI है। मोस्टली आपको यही तीनों से एग्जाम में आता है। एयर पोल्यूशन क्या होता है, वाटर पोल्यूशन क्या होता है, सॉइल पोल्यूशन क्या होता है, कभी कभार नॉइज पोल्यूशन आता है, कभी कभार, लेकिन ज़्यादातर यही रिपीट होता है। तो वही वाली है हमारे जो इन्वायरमेंट को कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट, एयर, वाटर, सॉइल, विच कैन काउज हार्मफुल इफेक्ट ऑन द वेरियस फॉर्म ऑफ द लाइफ। हमारे लाइफ के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, हमारी प्रॉपर्टी के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। ठीक है, अब आप बोलोगे प्रॉपर्टी के लिए कैसे खतरनाक, पोल्यूशन सिर्फ ह्यूमन को ही अफेक्ट कर रहा है या कुछ और को भी, तो आप इसको और डीपली समझेंगे। ह्यूमन सिर्फ जो पोल्यूशन है सिर्फ ह्यूमन को ही इफेक्ट नहीं कर रहा है, हमारे नेचर को इन्फेक्ट कर रहा है, हमारे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, प्रॉपर्टी को भी अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप समझेंगे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखो एक एक करके पोल्यूशन के टाइप पढ़ लेते हैं। एयर पोल्यूशन क्या होता है, तो आप लोग
अब इतना ज़्यादा मैंने यहाँ पे टाइम दिया है, कंटामिनेंट क्या होता है, नील का एग्जांपल दे दिया आपको, परसिस्टेंट नॉन परसिस्टेंट बता दिया आपको, पोल्यूटेंट क्या होता है, कंटामिनेंट क्या होता है, दोनों एक ही चीज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें बताने के बाद अब ये चीज़ें आपको आसान लगेगी। अब वही सारी चीज़ें यार यहाँ पे मैंने इन्वायरमेंट के तौर पे बताया था, अब आपको अलग अलग पढ़ना है, कुछ ज़्यादा थोड़ी हो गया। एयर पोल्यूशन, अब एयर में तुम कंटामिनेटेड अनडिजायरेबल चीज़ें मिला रहे हो, ठीक है, तो वो एयर पोल्यूशन करवा देगा। चलो देख लेते हैं जिनको लग रहा है कि ये हार्ड टॉपिक है। एयर पोल्यूशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल, पार्टिकुलेट मैटर और बायोलॉजिकल मैटर दैट काउजेज हार्म एंड डिस्कम्फर्ट टू ह्यूमंस और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म और काउजेज डैमेज टू द नेचुरल इन्वायरमेंट और विल्ड इन्वायरमेंट इन द एटमॉस्फेयर। अब इतना चीज़ें आप रटेंगे तो सोच सकता है कि आपको याद ना रहे, लेकिन ऊपर जो चीज़ें मैंने बताई है उसी को आप अगर अपने शब्दों में एग्जाम में जाके लिखेंगे तो चीज़ें आप अच्छे से लिख पाएंगे। और इस लाइन में भी कुछ नया बात नहीं है, मैं आपको प्रूफ करवा सकता हूँ। जो ऊपर डिफिनीशन दिया गया था बस वही डिफिनीशन यहाँ पे भी दिया गया है, बस यहाँ पे ये ऐड किया गया है, इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मतलब एयर, आपका एटमॉस्फेयर में नहीं एयर मिलेगा कि पानी में मिलेगा, तो एटमॉस्फेयर में एयर, तो वही वाला बात है ना। इंट्रोडक्शन वहाँ पर ऊपर में भी था, इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स और पार्टिकुलेट मैटर और एनी बायोलॉजिकल मटेरियल्स जिसके कारण हमारे एटमॉस्फेयर में हार्म होता है, हमारे एटमॉस्फेयर को डिस्कम्फर्ट करता है और वो हमारे लिए ख़राब है, ह्यूमंस के लिए हमारे खराबी करता है हम लोग को, और अदर हाँ ह्यूमंस को नहीं। मैंने बोला था अभी यहाँ पे, क्या ये पोल्यूशन सिर्फ ह्यूमन के लाइफ से रिलेटेड है, तो बोलेंगे नहीं, ह्यूमन को प्रभावित तो करता ही करता है। जितने छोटे छोटे जानवर हैं हमारे, और बहुत सारे जानवर, पक्षी जो हैं, पक्षी बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस पोल्यूशन से, जितने भी बर्ड्स हैं, और छोटे छोटे जो जानवर होते हैं जिसको आप देख भी नहीं सकते, वो भी इस पोल्यूशन से बहुत परेशान हैं। तो वही वाली बात लिखी गई है, ह्यूमंस और एनी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके लिए, और कॉजेज डैमेज टू नेचुरल इन्वायरमेंट एज वेल, हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट को भी ये हार्म पहुँचा रहा है, ह्यूमन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अलावा। ओके, और विल्ड इन्वायरमेंट, जो हमारा इन्वायरमेंट हमने बनाया है आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट, उसको भी ये हम पहुंचा रहा है। तो ये हुआ। अब एयर पोल्यूटेंट्स क्या होता है, जो एयर को पोल्यूट करता है उसको एयर पोल्यूटेंट कहते हैं, सिंपल। लेकिन यहाँ पर देखो क्या लिखा गया है, एयर पोल्यूटेंट इज अ सब्सटेंस इन द एयर दैट कैन काउज हार्म टू ह्यूमंस एंड इन्वायरमेंट। एक ही चीज़ है, बस आप चीज़ों को समझ जाओगे ना, एग्जाम में आराम से लिख के आओगे, ठीक है। एयर पोल्यूशन इज बाई फार द मोस्ट हार्मफुल फॉर्म ऑफ द पोल्यूशन। अब पोल्यूशन में भी सबसे ज़्यादा खतरनाक पोल्यूशन हमारे लिए कौन है, तो वो एयर पोल्यूशन है, ठीक है, जिससे हम लोग ब्रीदिंग लेते हैं यार, हमारे अंदर आता है। तो ये सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए। वाटर पोल्यूशन भी खतरनाक है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए तो आप बोलेंगे एयर पोल्यूशन। वही लिखा गया, एयर पोल्यूशन इज बाई फार द मोस्ट हार्मफुल पोल्यूशन इन आवर इन्वायरमेंट। एयर पोल्यूशन कैन काउजेज बाई द इंजीरियस स्मोक इमिटेड बाई द कार्स, बसेस, ट्रक्स, ट्रेन्स एंड फैक्ट्रीज containing many sulfur dioxide, carbon monoxide and नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आप लोग ध्यान से सुन रहे होगे मेरे लेक्चर को, तो बताओ यार एयर पोल्यूशन के कुछ पोल्यूटेंट का एग्जांपल बता दो तुम लोग, बस नहीं, कुछ हमको पोल्यूटेंट का एग्जांपल बता दो जिसके कारण ये एयर पोल्यूशन हो रहा है। अभी अभी मैंने उसका नाम लिया है, जिन्होंने बोला है कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, ये सारे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, वो बिल्कुल सही है। ये क्या है, ये पोल्यूटेंट्स नहीं है। जो मैंने नील वहाँ पे बताया था वही उसका एग्जांपल इधर ये रख लो। एयर पोल्यूटेंट इन सभी के कारण होता है, और इन सभी ये आता कहाँ से है, इन सभी का यूज़ हमारे व्हीकल में होता है, ट्रेन्स में होता है, फैक्ट्रीज में होता है, बसेस में होता है, कार्स में होता है, तो वो सब छोड़ते हैं, उसी के कारण एयर में जाता है, वो पोल्यूट करता है। तो ये सारे पोल्यूटेंट का नाम याद रखना है एयर पोल्यूशन में। आपको एयर पोल्यूशन में कुछ याद नहीं रखना है, डिफिनीशन तो आप याद कर ही लोगे, बस पोल्यूटेंट का नाम बस 2-3 बार रिवाइज करके जाना है ताकि आपको चीज़ें याद रहे, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ही हमारे एयर को ख़राब कर रहा है, जैसे कि देखो, इट रिलीजेस ड्यू टू द फॉसिल फ्यूल बर्निंग। जो फॉसिल फ्यूल होता है उसको अगर आप जलाते हैं, एंड डिफॉरेस्टेशन अगर आप करते हैं, जंगल में आग लगा दिए, और जो फॉसिल फ्यूल होता है, जो बचे हुए मलबे होते हैं किसी चीज़ के, उसको अगर आप जला रहे हैं, तो उसके कारण जो हवाएं में जाता है ना, उसके वो झरने पे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, वो हमारे इन्वायरमेंट, हमारे एटमॉस्फेयर में जाता है, वो हमारे एटमॉस्फेयर के लिए सही नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड देखो, SO2 इसका होता है केमिकल नेम। तो सल्फर डाइऑक्साइड को आप देखेंगे, इज रिलीज्ड ड्यू टू द बर्निंग ऑफ सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स में सल्फर होते हैं, अगर इसको भी आप जलाओगे तो ये हमारे नेचर में ही जाएगा। सल्फर ऑक्साइड्स आप देखेंगे तो दीज आर वेरी डेंजरस टू ह्यूमंस एट अ हाई कॉन्सेंट्रेशन,
एटमॉस्फेरिक सल्फर इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। एसिड रेन किन के कारण होता है? सल्फर ऑक्साइड्स के कारण होता है। तो एसिड रेन भी आपको कहाँ पे पढ़ना है? एयर पोल्यूशन के ही अंदर पढ़ना है। एयर पोल्यूशन का एक सब टॉपिक है एसिड रेन, तो एसिड रेन अलग से नहीं पढ़ना होता है, इसी का पार्ट है, ठीक है। और एसिड रेन किसके कारण होता है? एक बेसिक आइडिया तो ले ही लिया होगा आपने, सल्फर ऑक्साइड्स के कारण होता है। और ये ज़्यादा कंसंट्रेशन अगर इसका हो जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो वही फिर आगे चल के एसिड रेन के तौर पे हमारे ऊपर बरसता है। बहुत सारे लोग तो इतने ज़्यादा मासूम होते हैं, बोलते हैं एसिड रेन में एसिड बरसता है। क्या सर, एसिड बरसेगा तो मेरा फेस जल जाएगा? भाई एसिड रेन का अलग मतलब होता है, आगे हम लोग देखेंगे। अब आते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड। ओके, नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या है? ए नंबर ऑफ कंपाउंड और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन आर फॉर्म प्राइमरली बाय द ऑटोमोबाइल इंजन। जितने भी कार आपने चलाते हैं, KTM वगैरह हो गया, बुलेट, राजा, समझ रहे हो भैया, तो वो सारा आपके उसके कारण जो चीज़ें बाहर आती है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बाहर आता है, और वो हमारे एटमॉस्फेयर में जाता है और वो आपका हार्म करता है, ठीक है। जैसे कि देखो वही लिखा, ऑटोमोबाइल्स में जितनी भी गाड़ियाँ आती है सब आ जाती है, ऑटोमोबाइल्स इंजन्स। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ अदर कंपाउंड टू प्रोड्यूस फोटोकेमिकल स्मॉग। ये रिएक्शन करता है हमारे एटमॉस्फेयर में, जैसे ही रिलीज होगा ना नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो वो जितने भी केमिकल्स हमारे ऑक्सीजन में हैं वो सभी के साथ वो रिएक्शन करेगा, वो एक फॉग बनाता है, फोटोकेमिकल स्मॉग, और वो स्मॉग के कारण आपका जो है हानिकारक होता है। जैसे कि दिल्ली वगैरह में देखो कुहासा वगैरह आता है ना, वो हानिकारक होता है, वो जो आप देखते होंगे। अब इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन आप देखेंगे तो इसके बहुत सारे इफेक्ट हैं, जैसे कि ये सारी चीज़ें आप खुद से पढ़ लेना। जैसे कि ये इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन में एविडेंसेस ऑफ इंक्रीजिंग एयर पोल्यूशन इज सीन इन लंग कैंसर, अस्थमा, एलर्जीज, वेरियस, ये सारे प्रॉब्लम देखने को मिल रहे हैं ह्यूमन के खास करके। और ये सारे प्रॉब्लम ह्यूमंस के तो हैं ही, और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं उसके भी बहुत सारा इसका प्रभाव हो रहा है। और साथ ही साथ जो हमारे इन्वायरमेंट है और जितने मैन मेड इन्वायरमेंट है वो सारे सबको हो रहा है इसके कारण, ठीक है। सीवियर चेंजेस हो रहा है जिसके कारण फ्लोरा एंड फौना जो है वो हमारे क्या हैं, फ्लोरा फौना, प्लांट एंड एनिमल्स, वो सभी लोग को भी एयर पोल्यूशन से बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है। अब जैसे को देखो इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन में सबसे पहले आप देखेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट्स क्या होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट्स को ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, अगर आपने थोड़ी से भी दिमाग होगा तो। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट किसके द्वारा आता है? ये सारी चीज़ें जो है ना, ध्यान देना, CO2 ये सब नाम आपके ऑब्जेक्टिव में आता है, तो ध्यान से चीज़ें देखना। तो CO2 इज़ अ गुड ट्रांसमीटर ऑफ सनलाइट, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो पार्शियली रिस्ट्रिक्ट्स इंफ्रारेड रेडिएशन कमिंग बैक फ्रॉम द अर्थ इनटू द स्पेस which produces the greenhouse effects that prevents a drastic cooling of the earth during the night. CO2 in atmosphere, ठीक है। तो ये CO2 है, CO2 के बारे में बताते हैं, इसका क्या प्रभाव है हमारे एयर पे। फिर देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो आप पानी रखते हैं फ्रिज में, तो फ्रिज से जो निकलता है वो उसको बोलते थे CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो वो रेफ्रिजरेटर जितने भी होते हैं, जितने बहुत प्रकार के रेफ्रिजरेटर आ गया है, छोटा बड़का नाटा, ढेर सारा का रेफ्रिजरेटर सबसे निकलता है। तो ऑल टाइप ऑफ रेफ्रिजरेटर से जो निकलता है, आपके जो जितने भी एयर कंडीशनर हैं, एसीज वगैरह, एसी जो चलाते हैं लोग, उनसे भी जो निकलता है, आपके जो डीओ लगाते हो, सेंट महकाते हो पूरा, उससे जो निकलता है, ठीक है। वो सारी चीज़ें से आप, और बहुत सारे हैं जैसे कि इंसेक्ट रिपेलेंट्स, ये सभी के कारण हमारे सीवियर डैमेज होता है हमारे अर्थ एनवायरनमेंट को, और वही हमारे को ग्रीन हाउस करवाता है, समझ रहे हो, यही सारी चीज़ें। तो दिस गैस हैज स्लोली डैमेज आवर एटमॉस्फेयर एंड डिप्लीटेड द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर डिप्लीशन होने का सबसे बड़ा जो यही है, इसी को जाके पकड़ो, इसको जाके मारो, इसी के कारण हो रहा है ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर अगर डिप्लीट हो गया ना भैया, बहुत चीज़ें आप बहुत बुरी हालात में फंसने वाले हो आने वाले सालों में। तो इस पे देखो आज आए दिन आप देखते होंगे, न्यूज़ वगैरह अगर देखते हो तो समझते होंगे, जो हमारा इन्वायरमेंट के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल पर भी और इंडिया लेवल पर भी, वो सारे लोग इन्वायरमेंट को बचाने के लिए बहुत सारे अभियान लाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो वो सारी चीज़ें चल तो रही है लेकिन बहुत स्लो पेस पे चल रही है, तो वो सारी चीज़ें आप देखेंगे न्यूज़ वगैरह में। यही सब चीज़ों को कम करने के लिए कहा जाता है। आपसे मैं एक सवाल करूँगा, बताओ पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन करने वाला कंट्री कौन है? ये मैं नहीं बता रहा, ये आपको बताना है, और क्यों कर रहा है, क्या वजह भी आपको बताना होना चाहिए, ठीक है। किस कारण से उसको ऐसा कंसिडर किया जा रहा है कि वो सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन कर रहा है, ये सारी चीज़ें। अब आते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, देख लिया, इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है। इवन द मोस्ट नेचुरल फेनोमेनन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स हैज़ बीन हैम्पर्ड। मैंने बताया था ना, वीडियो की शुरुआत में ही बताया था, ना सिर्फ ह्यूमन, पक्षियाँ भी इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित है।
तो वही वाली बात लिखी गई है, हैम्पर्ड विद द सेवियर एयर पोल्यूशन प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम द रीचिंग टू देयर सीजनल मेट्रोपॉलिटन डेस्टिनेशन फॉर ऑफ सेंचुरीज। तो अब जानते हो बर्ड माइग्रेशन करते हैं और इसके चलते, ये पोल्यूशन के चलते वो माइग्रेशन भी अब नहीं कर पा रहे हैं, और लेकिन माइग्रेशन करना उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके कारण उनके लाइफ में बहुत सारे बदलाव आए हैं और चेंजेस आए हैं, बहुत सारी पक्षियाँ मर भी रही है। तो अब ये दोनों रखना, ये जो दिनों है दोनों आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट काउज कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग काउज कर रहा है, ठीक है। दोनों एक ही काम कर रहा है, CFC या CO2। तो याद रखना भाई दोनों को। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। फोटोकेमिकल स्मॉग क्या होता है? अब ऊपर में मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा आइडिया दिया था। अगर आपका नाइट्रोजन जो है ऊपर में जाके एयर में बहुत सारे चीज़ें होती हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में सिर्फ नाइट्रोजन थोड़ी है, बहुत सारे केमिकल्स है, जैसे कि ऑक्सीजन है। तो नाइट्रोजन अगर ऑक्सीजन के साथ जाके मिल गया या किसी और के साथ मिल गया तो वो क्या बनाता है? फोटोकेमिकल स्मॉग बनाता है। जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा भी गया है, इट इज़ द सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। हमने पोल्यूटेंट के आपको 2 टाइप पढ़ाए थे, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। तो ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट का ही टाइप है फोटोकेमिकल स्मॉग। तो इट इज़ द सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स रिजल्टिंग व्हेन 2 पोल्यूटेंट्स एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोकार्बन्स फ्रॉम ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट रिएक्ट विथ अनदर, रिएक्शन चल रहा है ऊपर में एटमॉस्फेयर में, तो रिएक्ट विथ अनदर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू प्रोड्यूस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, ओजोन O3 एंड कंपाउंड कॉल्ड PAN, जिसको हम लोग डिटेल में अगर बोलें फुल फॉर्म में तो बोलते हैं पेरोक्साइल एसिटाइल नाइट्रेट। तो ये हो रहा है, समझ रहे हो? ओजोन बनता कैसे है? फोटोकेमिकल स्मॉग का ही एक टाइप है ओजोन, और ये रिएक्शन के थ्रू बनता है, डायरेक्ट ओजोन नहीं बनता है। आप समझ लो बातों को, ओजोन रिएक्शन के थ्रू बनता है, और ये जो हमारा छोड़ते हैं जितने भी गाड़ियाँ वगैरह हैं उससे बाहर जाता है, फिर ऊपर में जो जितनी चीज़ें हैं वहाँ से मिल करके, एटमॉस्फेयर की बात कर रहा हूँ, ऊपर मतलब एटमॉस्फेयर समझना आप लोग, तो मिल करके वो सारी चीज़ें बनाते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग। और ये जो बना दिए तो वो तो हमारे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत खतरनाक है, तो वो खतरनाक तो साबित होगा ही। अब आते हैं वाटर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन हम लोग ने 29 मिनट में ख़त्म कर लिया। अब चलते हैं वाटर पोल्यूशन को, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे क्योंकि एक चीज़ को आप डिटेल में कर लेते हैं तो अगला चीज़ आसान लगने लगता है। जैसे कि देखो वाटर पोल्यूशन क्या होता है, सेम डिफिनीशन है, आप लोग खुद से पढ़ना भाई लोग, ठीक है। डिफिनीशन में अब नहीं करवा रहा हूँ, वीडियो रोक करके एक बार खुद से पढ़ो, ठीक है। बस एक चीज़ बदलते चल जाना, सबका डिफिनीशन सेम ही रहता है, बस वहाँ पे चीज़ें बदलती है, तो बदलती है कहाँ पे आप पोल्यूशन कर रहे हैं। जैसे कि वाटर पोल्यूशन में वाटर में आप पोल्यूशन करेंगे ना, एयर पोल्यूशन में आप एटमॉस्फेयर में कर रहे थे, तो वही सारी चीज़ें हैं। जैसे कि वाटर पोल्यूशन में आप क्या क्या आप करेंगे, वाटर में आप कुछ छोड़ेंगे, क्या छोड़ेंगे? परमाणु बम तो नहीं छोड़ेंगे ना, मतलब वाटर में क्या क्या छोड़ सकते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है, हमारे फैक्ट्री वगैरह में जो बहुत सारी वेस्ट होते हैं, वो सारी चीज़ आप वाटर में डायरेक्ट डिप्लॉय करेंगे, लेक्स रिवर्स में, तो उसके कारण हो सकता है, ठीक है। तो वाटर बॉडीज में ये सारी छोड़ते हैं आप लोग, तो उसके कारण होता है। और उसके कारण अब वाटर में भी तो ऐसा नहीं है कि वाटर में बस पानी है, पानी के अंदर देखो एक अपना दुनिया है। पानी के अंदर नीचे जाना कभी बहुत सारे जानवर रहते हैं, सिर्फ मछलियाँ नहीं रहती है, मछलियों के अलावा आप देखेंगे, मैं तो जूलॉजी का स्टूडेंट हूँ तो मुझे तो और अच्छे से समझ में आता है कितनी चीज़ें रहती है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं वाटर बॉडीज़, उनके लाइफ को भी हम लोग हार्म कर रहे हैं। तो एक तो होता है पानी के ऊपर की ज़िंदगी जो हम लोग जी रहे हैं, एक तो होता है पानी के अंदर की ज़िंदगी जो वो लोग जी रहे हैं, तो उन लोग की लाइफ भी हम लोग ख़राब कर रहे हैं ऐसे ऐसे काम हरकतें करके, ठीक है। वही लिखा गया है कि यही सब हरकत है जो ना, यही सब हरकत के कारण इट हैज़ मेड मरीन लाइफ no longer hospitable. We pollute water with a large scale disposal of garbage, flowers, ashes। तो ये सारे कुछ एग्जांपल आप याद कर रख सकते हैं कि हमारे वाटर में हम लोग क्या क्या डालते हैं जिसके कारण वाटर ख़राब हो जाता है। तो गार्बेज हो गया, फ्लावर्स हो गया, जो आप राख वगैरह है वो डायरेक्ट डाल देते हैं, जो एसेस होता है, एंड अदर हाउस होल्ड वेस्ट जो हम लोग जानते हैं, हम लोग लैट्रिन वगैरह जानते हैं डायरेक्ट गंगा जी में, समझ रहे हो भाई। तो वो पॉल्यूशन, और आपने देखा होगा नमामि गंगे वगैरह प्रोजेक्ट, ये सारे प्रोजेक्ट आए दिन आप सुनते रहते होंगे, तो वो सभी पॉल्यूशन को ख़त्म करने के लिए ही लाया जाता है, ठीक है। तो ये सारे कारण हैं और इसकी काम चल रही है। आप लोग इसके बारे में प्रोजेक्ट जितनी भी आप योजनाएं चल रही है वर्ल्ड लेवल पे और यहाँ नीचे लेवल पे, उसको भी मैं बताने की कोशिश करूँगा आज के वीडियो के लास्ट में, ठीक है। कोशिश करूँगा, ऐसा नहीं करूँगा कि मैं कर दूँगा। देखते हैं वीडियो अगर लंबा नहीं जाए तो मैं कोशिश करता हूँ, नहीं तो अलग से मैं वो वीडियो बना दूँगा। तो चलो यहाँ तक कर लिया होगा मैंने, हाँ मेरे ख्याल से। अब ये देख लो, जैसे कि मैंने आपको बताया एयर पोल्यूशन के सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो सकता है CO2, CFC, NO2, ये सारे हो सकते हैं। अब वाटर पोल्यूशन का वही पूछ लूँ तो क्या क्या हो सकता है, कौन कौन से ऐसे कारण हैं, कौन कौन
बदमाश है जो पानी को बदमाश कर रहा है। तो देखो भाई यहाँ पे जैसे कि म्यूनसिपल वेस्ट वाटर हो जाएगा, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर हो जाएगा, कमिंग फ्रॉम केमिकल और मेट्रोलॉजिकल, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, पेपर इंडस्ट्रीज़, ठीक है, वो डायरेक्टली डिस्चार्ज कर देते हैं अपना वाटर पानी। काला पानी, इंडस्ट्री वाला काला पानी डायरेक्ट आता है रिवर में, तो वो तो खराबी साबित हो सकता है ना भाई, पानी को तो खराबी करेगा। और बहुत सारे होते हैं जैसे कि इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, टॉक्सिक मटेरियल डायरेक्ट पानी में आता है, तो वो टॉक्सिक मटेरियल पानी में जो रह रहे हैं जानवर, उनके लिए तो खराबी करेगा। तो ये देखना, पहला हो जाएगा म्यूनसिपल वेस्ट वाटर, दूसरा याद रखना आप लोग इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, तीसरा आप लोग याद रखना इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। ये सारे इनऑर्गेनिक क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि देख लो आप लोग, दे इंक्लूड द फाइन पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स, क्लोराइड्स, सल्फेट्स, ऑक्साइड्स ऑफ आयरन्स, कैडमियम, एसिड्स, अल्काइंस, ये सभी इनऑर्गेनिक। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे ना तुम लोग, तो ये सभी को डिटेल में पढ़ना रहता है। बस सब लोग नाम याद रखो, इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, सबका नाम याद रखना चाहिए आप लोग को। ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट में आप लोग देख लो क्या क्या आ सकता है, फिनोल हो सकता है, फिनोल, ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है, ग्रीस और सेवरल अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब आते हैं एग्रीकल्चर वेस्ट। एग्रीकल्चर के जो वेस्ट होते हैं डायरेक्ट पानी में डालोगे तो फिर वो भी ख़राब करेगा। क्या क्या हो सकता है एग्रीकल्चर वेस्ट में, आप देख लीजिए, जैसे एग्रीकल्चर में हम लोग फर्टिलाइजर आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ताकि हमारा फसल अच्छा हो, वो केमिकल होता है, केमिकली फर्टिलाइजर आप डायरेक्ट पानी में छोड़ेंगे, पेस्टिसाइड आप डायरेक्ट पानी में छोड़ेंगे, तो वो तो पेस्टिसाइड इंसेक्ट को मारने के लिए बनाया गया था। अब वो पेस्टिसाइड का जो वेस्ट है आप पानी में छोड़ेंगे तो वो तो उससे और कोई मर रहा है, पानी में जो जानवर वो मरेंगे, तो वो सारे हो जाएगा। फर्टिलाइजर का कंटेंट मेजर प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स मेनली नाइट्रोजन, फॉस्फोरस है ना, पोटेशियम। फर्टिलाइजर में बहुत सारी चीज़ें होती है, वही सारी लिखी गई है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस ना, पोटेशियम। इन मेनी रूरल एरियाज, रूरल मतलब गाँव वाले जितने भी लोग होते हैं, गाँव वाली जितनी भी ज़मीनें होती हैं, रूरल एरियाज, वन कैन स्टिल फाइंड पीपल बाथिंग, कुकिंग इन ए सेम वाटर, मेकिंग, ठीक है। अब एक ही पानी से बहुत सारे लोग नहाते हैं, धोते हैं, तालाब हो गया, पौन हो गया, तो वो भी बहुत सारा कह सकते हैं कि बहुत बड़ा मात्रा में पॉल्यूशन नहीं फैला रहा है, लेकिन फैला तो रहा है। भारत में हज़ारों गांव हैं, हज़ारों गांव में यही हाल है, तो सेम ही सिचुएशन है भाई, यहाँ पे भी पॉल्यूशन फैल रहा है। अब देखते होंगे जो पानी होता है गांव वगैरह का जो रहता है, छोटा मोटा तालाब रहता है, कितना गंदा रहता है, तो क्या हुआ, पॉल्यूशन तो हुआ। उसके बाद आते हैं थर्मल पॉल्यूशन। थर्मल पॉल्यूशन में बहुत सारे होते हैं। थर्मल पॉल्यूशन, आप थर्मल इंडस्ट्री कितनी बड़ी है आप जानते ही होंगे, और उसके वेस्ट वगैरह के कारण बहुत सारे पॉल्यूशन होते हैं। जैसे कि थर्मल में क्या क्या आ जाता है, थर्मल पॉल्यूशन ऑफ द वाटर काउज्ड बाय द थर्मल एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स which uses water as a coolant and releases hot water into the original sources, ठीक है। sudden rise in the temperature kill fishes। अब देखो इतना गरम गरम पानी, हॉट वाटर को छोड़ दोगे ओरिजिनल सोर्सेज जैसे कि वाटर बॉडीज़ में, अब गरम गरम पानी कोई बर्दाश्त कर सकता है, कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता है, जो नहीं कर पाता वो चल बसता है, जैसे कि वही लिखा गया है, सडन राइज इन द टेम्परेचर किल फिशेस एंड अदर एक्वाटिक एनिमल्स। तो अब आते हैं, ये छूट गया ना, ये अब देख लो, एसिड रेन ऑल्सो ऐड इन द वाटर पोल्यूशन। देखो जो एसिड रेन हुआ था किसके कारण हुआ था, एयर पोल्यूशन के कारण हुआ था। एट द एंड वो एसिड रेन ऊपर से नीचे से बरसा होगा, वो आएगा, वो सरफेस के थ्रू होते 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 नालियों को थ्रू होते 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 एट द एंड नाली जाता कहाँ है, वो छोटे तालाब में जाता है, छोटा तालाब कहाँ जाता है, वो समुद्र में जाता है। तो वही एसिड रेन जो एयर पोल्यूशन से हुआ था, वो एट द एंड वो भी कहाँ जाता है, वो जाता है समुद्र में या रिवर में। तो वो एट द एंड वो एसिड रेन भी आपका क्या कर रहा है, वाटर पोल्यूट कर रहा है, ठीक है। भले ही एसिड रेन हुआ किससे, एयर पोल्यूशन से, लेकिन वो खराब किसके लिए है, वाटर के लिए। तो ये सारी चीज़ें याद रखना। आते हैं और क्या हो गया, वाटर पोल्यूशन कैन ऑल्सो इनडायरेक्टली अकर इन द ऑफशूट्स ऑफ द सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन के द्वारा सॉइल पोल्यूशन होता है, उसके कुछ मटेरियल होते हैं वो भी वाटर पोल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। तो वाटर पोल्यूशन इंटरलिंक है सारे पोल्यूशन से, उसका पोल्यूशन इसको हार्म कर रहा है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, जैसे कि अगर सॉइल जो ऑफशूट्स है, अगर आप उसको डायरेक्टली होते होते मतलब सरफेस से रन होते 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 लास्ट में पहुंचता है कहाँ पे, समुद्र में, तो वो जाएगा समुद्र में, सॉइल वाला जो ऑफशूट्स है, तो उसके कारण पोल्यूशन होगा। मरीन पोल्यूशन क्या होता है, आप देखो, ओशियंस आर द फाइनल सिंक ऑफ ऑल नेचुरल। अब सबको मैंने ये बताया है, एट द एंड सारा जो पानी होता है वो ओशियन में ही जाके ख़त्म होता है। तो ओशियन जो होता है वो फाइनल डेस्टिनेशन कह सकते हो, तो वही लिखा गया है, ओशियन आर द फाइनल सिंक ऑफ ऑल नेचुरल एंड मैन मेड पॉल्यूटेंट्स, रिवर डिस्चार्ज देयर पॉल्यूटेंट इनटू द सी। जैसे कि बहुत सारे नर्मदा रिवर हो गया, गंगा रिवर हो गया, वो जाके कहाँ पे होती है, गंगा रिवर बे ऑफ बंगाल में गिरती है, और नर्मदा रिवर किधर गिरती है, अरेबियन सी में गिरती है। तो वो सारी चीज़ें एट द एंड आप जानते होंगे। अब वो पैसिफिक को इंडियन ओशियन में डायरेक्टली जाता है। अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल किसका पार्ट है, इंडियन ओशियन का पार्ट है।
तो एट द एंड ओशियन में ही सब जाके ख़त्म होता है और ओशियन को ही हार्म करता है। जैसे कि बहुत सारे वेस्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट भी बहुत सारे हैं जो हमारे वाटर को ख़राब कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ आप ध्यान रखना। नॉइज़ पोल्यूशन देख लेते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है। यहाँ पे भी मैं आपको डिटेल में नहीं करा रहा, आप वीडियो रोक के पढ़िए, पहले समझिए। मैं यहाँ पर जो अलग चीज़ें हैं वो मैं बस एक्सप्लेन करना चाहूँगा। अब तो नॉइज़ पोल्यूशन तो आप लोग आए दिन कहते रहते होगे, यार इतना भोंपू क्यों बजा रहा है, शादी हो रहा है तो इतना डीजे बजा रहा है, मेरा पूरा पढ़ाई चौपट कर दिया। जैसे कि मैं जो रहता हूँ अभी पटना में, तो वहाँ पे 2 मैरिज हॉल है, तो वहाँ पे इतना 30 का डीजे बजता, पूरा घर में लगता है भूकंप आता है। तो वो नॉइज़ पोल्यूशन नहीं हो रहा है ना भाई। मेरे घर में हमेशा नॉइज़ पोल्यूशन होता है हर महीने, समझ रहे हो। तो वही है नॉइज़ पोल्यूशन। जैसे कि बहुत सारे, जैसे नॉइज़ बहुत तरीके से आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि डीजे को ही आप लोग का शुरुआत ठहराएं। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो नॉइज़ पोल्यूशन करवाते हैं। जैसे कि देखो, एयरक्राफ्ट के जो नॉइज़ होते हैं वो भी नॉइज़ पोल्यूशन करवाते हैं। जो हमारी कार होते हैं, कई गाड़ियाँ जो होती है KTM वगैरह, ऐसे आवाज़ करती है जैसे लगता है कि मतलब क्या कहें, टेम्पू है। तो वहाँ पर नॉइज़ ऑफ कार्स हो गया, बसेज हो गया, और ट्रक्स हो गया, व्हीकल्स हॉर्न्स हो गए, लाउड स्पीकर्स हो गया जो लगा हुआ रहता है भोपू। बहुत ज़्यादा हाई लेवल में आप एम्पलीट्यूड में अगर भोपू बजाएंगे, भोपू या स्पीकर बोलो यार, उसको एक ही बात है, मंदिर वगैरह में जो बजाएंगे तो वो नॉइज़ पोल्यूशन कॉज करेगा। आए दिन आप इसके भी न्यूज़ में खबर सुनते रहते होंगे कि मस्जिद में जो बज रहा था लाउड स्पीकर, उसका जो लेवल है, पिच है, उसको कम किया गया है और वो अब स्लो बजता है। मतलब स्लो मतलब इन द सेंस कि वो थोड़ा लाउड स्पीकर की वॉल्यूम कम करके बजाया जाता है, तो वो हो गया। तो आए दिन न्यूज़ में ये सब भी चलते रहता है। तो ये सभी चीज़ें जो पॉल्यूशन है ना, हमारे लाइफ से रिलेटेड है, तो वो आप करंट अफेयर्स में भी पढ़ लेते हैं आराम से। और जो हाई इंटेंसिटी होती है, वही जो हाई इंटेंसिटी की जो नॉइज़ होता है वही हम लोग को ख़राब करता है। नॉइज़ पोल्यूशन इज एक्सेसिव और डिसप्लीजिंग ह्यूमन, एनिमल और मशीन क्रिएटिव इन्वायरमेंटल नॉइज दैट डिस्टर्ब द एक्टिविटी एंड द बैलेंस ऑफ द ह्यूमंस एंड द एनिमल लाइफ। सोर्सेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन देख लेते हैं क्या क्या है। जैसे कि सोर्सेज तो बहुत सारे, आप अपने मन से कुछ सोर्सेज बताओ, यहाँ तो लिखा है ही। जैसे कि देखो, सोर्सेज में ये सारी चीज़ें आप खुद को याद रहनी चाहिए, आप खुद से बताना चाहिए। जैसे कि लाउड स्पीकर हो गया, प्लम्बिंग हो गया, बॉयलर्स हो गया, उससे जो आवाज़ें निकलती है वो सभी, जनरेटर से जो आवाज़ें निकलती है, एयर कंडीशनर से जो आवाज़ें, फैंस, वैक्यूम क्लीनर्स एंड और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जिसके कारण नॉइज़ पोल्यूशन होता है। तो ये सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ आप याद रखें। उसके बाद देखो, इंडस्ट्रियल नॉइज़ आल्सो ऐड ऑलरेडी अनफेवरेबल स्टेट ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। जो इंडस्ट्रीज़ की जो नॉइज़ होती है, जो बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होते हैं, तो वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगी रहती है, तो वहाँ पे बहुत सारी और भी उपकरण होती है जिसके कारण होता है नॉइज़, तो वो भी खराबी है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन वर्क में भी बहुत सारा नॉइज़ होता है, जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स वगैरह बनते हैं, मकान बनते हैं, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन होता है, बहुत सारी वहाँ पे भी चीज़ें यूज़ होती है, ठीक है, मशीन वगैरह यूज़ होता है बनाने में, तो वहाँ से भी नॉइज़ आता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग, हाईवेज, स्ट्रीट काउजेज अ लॉट ऑफ नॉइज़ ड्यू टू द यूजेज ऑफ कंप्रेसर, बुलडोजर्स, लोडर्स, डंप ट्रक्स एंड पेमेंट। तो यही सारी चीज़ें हैं जिनके कारण नॉइज़ बहुत ज़्यादा होती है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आर द मेन सोर्स ऑफ द नॉइज़ पोल्यूशन। अगर आपसे कोई पूछे तो व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, तो ट्रांसपोर्टेशन में आपकी गाड़ियाँ आती है भाई, ट्रांसपोर्ट में, तो वो मेन सोर्स है नॉइज़ पोल्यूशन का। डीजे भी आपके ट्रांसपोर्टेशन में आ जाएगा। जैसे कि देखो, यहाँ पे लिखा भी होना चाहिए आगे, नॉइज़ पोल्यूशन इन अर्बन एरियाज, खास करके ये ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादातर कहाँ होता है, अर्बन जगह में ही होता है। बेसिक सा लॉजिक है ना, गाँव की तो रोड भी होती है उबड़ खाबड़, तो वहाँ पे तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती भी नहीं है, तो रूरल प्लेसेस में नॉइज़ पोल्यूशन कम होता है ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। ज़्यादातर ट्रांसपोर्टेशन की जो वजह से पोल्यूशन होता है वो अर्बन एरियाज में ही होता है, ठीक है। मैक्सिमम नॉइज़ पोल्यूशन अकर्स ड्यू टू द मॉडर्न साइंस बेस्ड डिस्कवरीज। जितना ज़्यादा हमने डेवलपमेंट किया है, जितने ज़्यादा हमने मॉडर्न बने हैं, हमने जितनी ज़्यादा साइंटिफिक चीज़ें डिस्कवरी की है, उसके कारण ही हमारे पोल्यूशन बढ़ी भी है। जैसे कि मोटर व्हीकल्स हो गया, जितनी भी गाड़ियाँ होती है, विच आर रिस्पॉन्सिबल अबाउट 90% ऑफ अनवांटेड नॉइज़। देख रहे हो भाई, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा डीजे, तुम्हारा और कुछ समझ लो मतलब तुम्हारा नहीं, मतलब हमारा मतलब सबका। तो वो क्या कर रहे हैं, 90% ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन इन सभी के कारण हो रहा है। बाकी जो 10% नॉइज़ पोल्यूशन है, इन सभी के कारण हो रहा है। तो अकेले गाड़ियाँ इतना ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन करवा रही है। इफेक्ट ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन देख लो। अब देखो, अकॉर्डिंग टू US EPA, द डायरेक्ट लिंक बिटवीन नॉइज़ एंड हेल्थ इज नॉइज़ पोल्यूशन कैन डैमेज फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ। हमारे दोनों जो फिजियोलॉजिकल होता है और साइकोलॉजिकल होता है, ये दोनों हेल्थ जो हमारा होता है
उसको डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है ये नॉइज़ पोल्यूशन। जैसे कि फिजियोलॉजिकल में आप देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा आपका। साइकोलॉजिकल में आप देखेंगे तो स्ट्रेस रिलेटेड इलनेस हो जाएगा, स्लीप डिस्ट्रप्शन आ जाएगा, हियरिंग लॉस आ जाएगा, प्रोडक्टिव लॉस आ जाएगा, आर द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू नॉइज़ पोल्यूशन। अगर आपसे MCQ में पूछ लिया जाए, बताओ भाई हाई ब्लड प्रेशर किसके कारण हो रहा है, तो आप वाटर पोल्यूशन मार के तो नहीं आएंगे एग्जाम में। वाटर पोल्यूशन के कारण हाई ब्लड प्रेशर या नॉइज़ पोल्यूशन के कारण हाई ब्लड प्रेशर, तो नॉइज़ पोल्यूशन। स्ट्रेस किसके कारण होता है, नॉइज़ पोल्यूशन, ठीक है। हियरिंग लॉस, आपका बहरा कैसे हो सकते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन। कोई एयर पोल्यूशन तो मार के नहीं ना आएगा एग्जाम में, बोलेंगे सर इतना भी मत समझिए हम लोग को, हम लोग बहुत अच्छे हैं। अब आते हैं सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन देखो भाई बहुत इजी है, ये तो सबसे इजी है और ये आज का लास्ट टॉपिक है। सॉइल पोल्यूशन जो है विच कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज द सॉइल कंटेमिनेशन इज द रिजल्ट ऑफ द एसिड रेन। अब एसिड रेन जो देखो एयर पोल्यूशन से बना था, अब ये वाटर को तो किया ही किया है, ये किसको चौपेट करेगा, अब सॉइल को भी चौपेट करेगा। अब सॉइल को चौपेट कर रहा है, वाटर को भी चौपेट किया, सॉइल चौपट होगा तो सॉइल अगर चौपट हो गया, आपकी जो मिट्टियाँ हैं वो चौपट हो गई तो आपकी क्रॉप नहीं हो पाएगी, सबसे बड़ा इसका प्रभाव यही है। और फिर एट द एंड सॉइल जो चौपट हुआ है वो ऐसे सरफेस में रन करते करते वो जाएगी वाटर बॉडीज़ में, वाटर बॉडीज एट द एंड ओशन में जाएगा, तो वो वाटर को भी ख़राब करेगा, सबको चौपट करेगा, ठीक है। तो एसिड रेन के कारण ये सब होगा। Soil contamination occur when chemicals are released by spill or underground shortage of tank leakage which releases heavy contaminants into the soil. This may include hydrocarbons, heavy metals, MTBE, herbicides, pesticides, chemical fertilizers, ठीक है। क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन, अगर ये सारी चीज़ें आप मिट्टी में अगर देते हैं तो मिट्टी ख़राब होती है, आपकी मिट्टी फिर उस लेवल की नहीं रह जाएगी जो जैसे पहले थी। ये कंटामिनेट कर रहा है, जैसे मैंने शुरू में नील वाला एग्जांपल दिया था आपको समझाने के लिए, वो नील का काम ये सब कर रहा है, किसमें, सॉइल को पोल्यूट करने का। ये सभी कंटामिनेटेंट्स है, पोल्यूटेंट्स है, ठीक है। अब चलो हम लोग जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन। अब देखो ये पिक्चर वगैरह के माध्यम से मैं रिवीजन करवाऊंगा ताकि पिक्चर आपके दिमाग में फिक्स रहे। जैसे कि हमारे पॉल्यूशन जो हो रहा है उसके क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं, तो एग्रीकल्चर सोर्सेज हो सकता है, बायोजेनिक सोर्सेज हो सकता है। अब बोलोगे बायोजेनिक क्या हो गया यार, अरे बायो से समझ रहे हो ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो वो बायोजेनिक सोर्सेज है, इंडस्ट्रियल सोर्सेज है, और एंथ्रोपोजेनिक मतलब हम लोग यार, एंथ्रो मतलब क्या होता है, इसका रूट वर्ड आप देखोगे तो ह्यूमन से रिलेटेड है, तो ये सोर्सेज हो गया, तो ये सारे सोर्सेज हो सकते हैं, ठीक है। आप देखेंगे हमारे इसके कारण क्या क्या हेल्थ होता है, तो ये सारे आप देख सकते हैं वीडियो को रोक करके। एयर पोल्यूशन के कारण ये वाला जो रेड सर्कल है आप उसको देख सकते हैं। वाटर पोल्यूशन के कारण आप ये जो देख रहे हैं उसको देख सकते हैं। हमारा वाटर जाते हैं पीते हैं हम लोग पानी, तो वो हमारी लंग्स वगैरह के लिए ठीक नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं वीडियो रोक रोक। अब ये पिक्चर देखो, एयर पोल्यूशन मैंने बताया था, एयर पोल्यूशन नेचुरली भी हो सकता है या आप हमारे जो इन्वायरमेंट हमने बनाया है, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट जो हमने बनाया है जैसे कि इंडस्ट्रीज, उससे भी हो सकता है। अब नेचुरली कैसे होता है, वोल्केनो वगैरह जो इरप्ट होते हैं तो उससे भी एयर पोल्यूशन होता है, और नेचुरली तो ये हो ही रहा है। अब वोल्केनो तो हम लोग थोड़ी बनाए हैं, वोल्केनो नेचर का अपना खुद का है, तो नेचर अपना खुद में भी पोल्यूशन दे रहा है, एयर को पोल्यूट कर रहा है, और हमने जो बनाया इंडस्ट्रीज वगैरह चिमनी वगैरह उससे भी पोल्यूशन जा रहा है। तो ये दोनों नेचुरली एंड आर्टिफिशियली दोनों हम लोग को एयर पोल्यूट हो रहा है। अब देखो ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ा रखी है ना आप लोगों को, फिर से मैं नहीं बताऊंगा। जैसे कि प्राइमरी पोल्यूटेंट में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आ जाता है। सेकेंडरी पोल्यूटेंट में आप देखेंगे तो ये पैन आ जाता है, ठीक, या फिर आपका ओजोन आ जाता है। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3, ये आया हुआ है। और आप आए दिन अब ये भी देखते होंगे कि बहुत सारे चीज़ें आपने इतिहास में पढ़ी होगी, भोपाल गैस ट्रेजेडी, ये सभी पोल्यूशन एयर पोल्यूशन का ही टाइप है। जैसे कि लंदन में एक हुआ था 3 दिसंबर 1984, ठीक है। लंदन में सल्फर, ये जो देख रहे हो यहाँ पर लिखा गया है कि लगभग 25,000 लोग मारे गए थे। क्यों? क्योंकि प्रेजेंस ऑफ सल्फरिक एसिड इन वेपर्स एंड सल्फरिक ऑक्साइड एंड पार्टिकुलेट मैटर, इस सभी के कारण जब एयर में आया उसके कारण 1952 में यहाँ पर मारा गया। फिर 30 दिसंबर 1984 में यूनियन कवरेज ऑफ भोपाल, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 36 टन्स ऑफ मिथाइल आइसोनाइट लीक्ड फ्रॉम द टैंक मिडनाइट ओवर इन द सिटी, जिसके कारण आप देखेंगे 10,000 लोगों मर गए और 2 लाख से ज़्यादा लोग इंजरी हो गए। तो ये कितना खतरनाक हो सकता है आपका पोल्यूशन। तो ये मैं आपको भोपाल गैस ट्रेजेडी याद होगा, नहीं याद है तो देख लो कितने लोग मरे थे, 1984 की ही तो बात है। और अगर हम WHO की सुने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं, जो 24% जो ग्लोबल डिजीज़ हैं, जो लोग मर रहे हैं, जो बीमारियां हो रही है, वो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन के कारण हो रही है। 23% ऑफ ऑल डेथ काउज बाई इन्वायरमेंट एक्सपोजर्स, ठीक है।
24% जो लोग जूझ रहे हैं बीमारियों से वो पोल्यूशन से कारण जूझ रहे हैं। अब देख लो ऑल ओवर वर्ल्ड का पॉपुलेशन कितना ज़्यादा होगा, इंडिया का खुद इतना ज़्यादा है, ऑल ओवर वर्ल्ड का मिला लोगे तो कितना हो जाएगा, उसका 24% निकालो, कितने लोग मर रहे होंगे पोल्यूशन से सिर्फ, और 23% डेथ हो रहा है सिर्फ पोल्यूशन के कारण ही। ये सारे आप देख सकते हैं वीडियो रोक कर भी। आप इस प्रकार से शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो, जैसे कि एयर पोल्यूशन का प्राइमरी सोर्स क्या हो सकता है, सेकेंडरी सोर्स क्या हो सकता है, इंडस्ट्रियल में क्या क्या आ सकता है। शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए ऐसा टेबल बना सकते हो, नहीं तो जिससे मैंने दिखाया वो आप पैराग्राफ फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे कि देखो ये दिल्ली का स्मॉग है, खतरनाक स्मॉग है भाई, दिल्ली यूँ ही बदनाम नहीं है पोल्यूशन के कारण, यही सब कारण है। दिल्ली का पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब तुम लोग जो सिगरेट पीते हो, तुम लोग नहीं बोल रहा, मतलब जो लोग पीते हैं उनका जो हवा जाता है वो भी तो एट द एंड कहाँ जा रहा है, उसके कारण अगर ऐसा कहा भी जाता है जो सिगरेट पीते हैं, जो सिगरेट को जो गंध निकलता है उसको सूंघते हैं, पीने वाले से ज़्यादा सूंघने वालों को हार्म करता है। ये सारी चीज़ें, रिस्पायरेटरी डिजीज़ हो जाती है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो जाती है, ठीक है। और जो डीजल वगैरह एग्जॉस्ट होता है उसको अगर आप सूंघते हैं तो वो आपको बीमारियाँ देगा। अब देखो वाटर पोल्यूशन का हालात देखो, तुम खुद देखो भाई, कितना लेवल का पोल्यूटेंट इसमें डाला गया है, कितना लेवल गंदगी ही गंदगी है, सारा पोल्यूटेंट इसमें डाल दिया है। तो ये पोल्यूशन किसके लिए हानिकारक है, जो वाटर के नीचे रह रहे हैं जानवर उनके लिए। ये देख लो एग्जांपल, जो वाटर में उतना ज़्यादा तुमने पोल्यूटेंट फैलाया है उसके कारण मछलियाँ कैसे मर रही है। मछली को मरा हुआ देख लो तुम लोग, ये वाटर का ही किनारा है, देख लो पत्थर वगैरह ये सारी, अब मछलियाँ ऐसे ऐसे मर रही है। ये पोल्यूशन बहुत ज़्यादा जानलेवा है। ये तो मछलियाँ एक दो तीन को मैंने दिखाया है, ऐसा लाखों मरती हैं पोल्यूशन से। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में पोल्यूशन इफेक्ट करता है ह्यूमन लाइफ को या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को। और ये जो मैंने शुरुआत में आप लोग को बताया था, प्लास्टिक जो होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है और उसको परसिस्टेंट बोल सकते हैं, ठीक है। परसिस्टेंट पोल्यूटेंट्स जो टाइप मैंने बताया था, पोल्यूटेंट के 2 टाइप। तो ये देखो ये प्लास्टिक वगैरह जो है ना कभी डिग्रेड नहीं होते हैं। डिग्रेड करने के बहुत सारे उपाय अभी खोजे जा रहे हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसा कुछ देखा जा रहा है कि प्लास्टिक को ख़त्म कर ले, लेकिन वो भी लेंदी प्रोसेस होगा। लेकिन अभी के टाइम पे इसको डिग्रेड करने का कोई उपाय नहीं है, तो ये आपको पोल्यूटेंट कराता है और ये सारी चीज़ें हमारे नेचर के लिए सही नहीं है, ये गार्बेज है, ठीक है। अभी मैंने आपको सॉइल पोल्यूशन पढ़ाया था, सॉइल पोल्यूशन में देख लो, सॉइल कॉन्टामिनेटेड बाय द केमिकल्स बाय विच डिक्रीजेज द फर्टिलिटी। अब फर्टिलिटी खत्म हो जाएगा तो फसल इस लैंड पे ये बंजर ज़मीन हो गया, अब कोई काम का नहीं रहा, ठीक है, कोई फसल नहीं उग पाएगा। तो ये हो गया। और इसका ये जो है ना, इसका धूल मिट्टी वगैरह अब धीरे धीरे जाएगा, वो डायरेक्टली कहाँ पे जाएगा, रिवर में, रिवर से जाएगा ओशियन में, तो वो ओशियन को भी ख़राब करेगा, क्योंकि इसमें पेस्टिसाइड वगैरह इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, एक्सटेंसिव वे में इसमें जितना ज़्यादा पॉल्यूटेंट इसमें डाला गया है, इसके कारण ये बंजर हुआ है। अब ये देखो ये क्या है, नॉइज पोल्यूशन कॉज ड्यू टू द लाउड स्पीकर भोपू, इतना बड़ा बड़ा भोपू लगा देता है फुल आवाज़ में, तो ये नॉइज पोल्यूशन कान को भी आपका चदरा फाड़ देगा, इतना कस के कोई बजाता है। अब ये देख लो, ये है नॉइजी मशीन्स, ये सारे जो नॉइजी मशीन्स है उसके कारण भी आपके नॉइज पोल्यूशन होते हैं। आप यहाँ पे इसको देखेंगे तो ये नॉइज पोल्यूशन हो रहा था, और यहाँ पे ये एक चीज़ देखो, ये बहुत बढ़िया है। इधर गणेश जी हैं और विसर्जन में जानते हो बजाता है पूरा देवा श्री गणेशाय देवा, गाना सुने होंगे, बहुत फुल आवाज़ में बजाता है। अब वहाँ पर ये मीटर भैया मीटर लेके चले गए, ऐसे नाप रहे हैं कितना ज़्यादा नॉइज पोल्यूशन हो रहा है। तो आप देख रहे हैं 1.1 11.7, मतलब देख रहे हो ये मीटर नापने वाला है ये जो है ना मीटर नापता है नॉइज़ को, तो ये बहुत ज़्यादा है, हाई है। डीजे वगैरह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, उसका प्रमाण है ये मीटर। और देखो भाई ऐसा नहीं है कि सरकार जो है गवर्नमेंट है, किसी भी देश की सरकार, जैसे कि इंडिया का सरकार चुप नहीं है ये सब चीज़ों पे। इंडिया आए दिन बहुत सारे रूल्स नियम कानून लाते रहता है कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि नॉइज पोल्यूशन का कंट्रोल करने के लिए 2000 में देखो हमारे सरकार ने क्या किया था, रेगुलेशन लाया था कि जो हमारा जो लेवल इंडस्ट्री का है उसका साउंड इतना से कम, कमर्शियल में 65 dB डेसिबल, ठीक है, रेसिडेंस में 55 dB बहुत है। ये सारे रूल्स लाए गए हैं सरकार के द्वारा, ठीक है, वे सारे देख लेना आप लोग। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 के तहत में। और ऐसा भी कहा गया था कि जो स्कूल हैं, हॉस्पिटल हैं, कोर्ट हैं, इनके आसपास 100 मीटर के रेंज में कोई आवाज़ नहीं होगा। वहाँ पे उनको जोन ऑफ साइलेंस डिक्लेयर कर दिया गया, वहाँ पे सख्त रूल फॉलो होता है, तो वहाँ पे ज़्यादा आप जाके ऐसे चक्कर पकड़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और आगे देखेंगे तो वही सारी चीज़ें डिटेल में लिखी गई है, आप चाहें तो देख सकते हैं। यूएस जापान सबका एग्जांपल दे दिया गया है। आप यहाँ पर कंट्रोल करने के उपाय आप देख सकते हैं भाई, इतने सारे कंट्रोल करने के उपाय हैं, ठीक है। आप लास्ट में फिर यहाँ पर देखो पोल्यूशन
समरी जो मैं अभी बता रहा हूँ ना उसको यहाँ पर लिखा गया, जो मैंने अभी बताया आपको सारा वो यहाँ पर वर्ड में मिल जाएगा। कौन कौन सी बीमारियाँ होती है वो भी लिखा गया, टाइफाइड वगैरह, जॉन्डिस वगैरह, डिसेंट्री वगैरह, ठीक है। ये सारे बीमारियाँ हो जाता है और बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं अगर आप ख़राब पानी पीते हैं या फिर आपका इन्वायरमेंट ही ख़राब है, आपका इफेक्टेड इन्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो जाती है। अब देखो भाई, तुम्हारा लैंड पोल्यूशन भी एक होता है और जिसको सॉइल पोल्यूशन कहते हैं हम लोग, और बहुत सारे और भी पोल्यूशन है जो मैंने यहाँ पर नहीं पढ़ाए हैं। बहुत सारे छोटे छोटे और पोल्यूशन है, वो इन्हीं पोल्यूशन का छोटा छोटा टाइप है, तो वो सभी मैंने नहीं पढ़ाया। तो वो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन एक बहुत बड़ा पोल्यूशन है, लेकिन वो आपके एग्जाम में बहुत कम देखने को मिलता है। तो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन आज के लिए नहीं रहने देते हैं, किसी और वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। और जो मैंने कहा था आपकी जो स्कीम है, जो योजनाएं हैं, जो वर्ल्ड WHO या इंडिया का कोई भी गवर्नमेंट, वो उसको भी अलग में करेंगे कि कैसे पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा रहा है, ठीक है।